Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 31 अक्टूबर 2024 और ये है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर 1, 2 एंड 3 ये तीनों एडिटोरियल्स का मैं करूंगा आपके साथ एनालिसिस और बाकी जो इसका पोर्शन है 1, 2, 3 एंड 4 ये जो चार ओपिनियंस हैं इनका जो एनालिसिस है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी जो कि इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है आप करवा सकते हैं। फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल से हमारा जो नेक्स्ट सेशन है नवंबर का वो शुरू होने जा रहा है। बाकी जनवरी से लेकर ऑनवर्ड अब तक सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओपिनियंस के अवेलेबल हैं। आप कोई भी लेक्चर सुनना चाहें फोकल पर्सन से आप रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कल से जो है 1 नवंबर है तो नया हमारा जो सेशन है नवंबर का वो शुरू होगा। और बाकी इसमें ओपिनियंस में फॉर एग्जांपल 4 ओपिनियन है, इट्स मींस 4 मिनी ऐसे हैं ये। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स, इसमें इकोनॉमी को डिस्कस किया जाएगा, इसके अंदर जो जुडिशरी है उसको डिस्कस किया जाएगा और इसके अंदर जो ब्रिक्स आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात होगी। तो इस तरीके से ये चारों को चारों ओपिनियंस हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हम लोग इन एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, हाँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम वो बचा सकते हैं, वो डायरेक्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी चैप्टराइजेशन कर दी हुई है, आप डायरेक्ट वहां से पीडीएफ इसका लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। और जो चैप्टर्स नीचे बना दिए गए हैं वहां से आप जो है फर्स्ट एडिटोरियल सुनना शुरू कर दें। जो नए बच्चे हैं उनको मैं जरा बता दूं कि कहाँ कहाँ आपका ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश ऐसे के अंदर ये आपका इस्तेमाल होगा, करंट अफेयर में इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इस्तेमाल होगा, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आपका ये इस्तेमाल होगा, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग भी आपकी अप्रोच जो है ये डेवलप करेगा। और इंग्लिश ऐसे जो है इसमें डाटा तो ये वाला आप इस्तेमाल कर लेंगे बट इसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होगी बिकॉज विदाउट राइटिंग अगर आप कहें कि हम ऐसे पास कर लें तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, और इसका जो सेशन है वो भी मंडे से शुरू किया जा रहा है, नया सेशन, पहले ऑलरेडी जो है इसके सेशन चल रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ आपको राइटिंग ही करवाई जाएगी। यानी कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप उस टॉपिक को लिखेंगे, वापस भेजेंगे, टीचर उसको चेक करेगा, एवेल्युएट करेगा, उसके बाद आपको एक तो पीडीएफ में इसका फीडबैक दिया जाएगा और साथ में एक वीडियो की शक्ल में भी आपको इसका फीडबैक रिकॉर्डेड जो है वो भी जो है टीचर प्रोवाइड करेगा और आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं और उन मिस्टेक्स को आप कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या हमें अगर नहीं भी ज्वाइन करना तो कोई भी आपका जो नज़दीकी है जहां पर भी आप रहायश पजीर है अगर फिजिकल आप चेक करवा सकते हैं तो बेटा आप ये ज़रूर करें बिकॉज राइटिंग के बगैर ऐसे पास नहीं होगा। आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो जब आप पेपर पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं पास होगा। बाकी ये जो अभी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं ये आप एक दफा पढ़ लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इन्हीं के गिर्द आपकी जो है अभी करंट वर्ल्ड जो है घूम रही है और ये आपके नेशनल इश्यूज इन्हीं के गिर्द पाकिस्तान घूम रहा है। ठीक है, और बाकी जो है लेक्चर का पीडीएफ जैसे मैंने पहले बताया अवेलेबल है, आप लिंक से यही स्लाइड्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर्स भी बना दिए गए। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपका फर्स्ट ओपिनियन है। पहले तो प्रॉपर्टी का तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी का जो वर्ड है, ठीक है, जायदाद वगैरह आपकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब जिस तरह वैल्यू से निकला है, ठीक है, वैल्यू वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है प्राइस वगैरह। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन प्रॉपर्टीज की वैल्यू, पहले क्रक्स सुन लें के बाद क्या होने जा रही है। तो क्रक्स के बेटा न्यूज में आपने सुना होगा, न्यूज में आपने क्या सुना, न्यूज में आपने सुना कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं उनको बढ़ाने जा रही है। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, तो इसको पहले समझ लें कि इसका क्या मतलब क्या है। ठीक है,
तो इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि होने का जा रहा है। इकोनॉमी आपका मेन टॉपिक रहेगा। इस डिस्कशन के अंदर हम जो डाटा इस्तेमाल करेंगे वो इकोनॉमी के अंदर यूज होगा। दूसरा, इकोनॉमी को चलाने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तान में एफबीआर जो टैक्स कलेक्शन करता है, और एफबीआर जाहिर है प्रॉपर्टीज से भी टैक्स लेगा। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टीज से वो टैक्स लेगा तो इस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने के लिए एक काम किया जा रहा है, प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ाई जा रही है, प्रॉपर्टीज की प्राइस बढ़ाई जा रही है। वो कैसे बढ़ाई जा रही है वो हम डिबेट में डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। तो ये काम होने जा रहा है कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एफबीआर जो है टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाना चाहता है, और टैक्स की कलेक्शन तब बढ़ेगी, वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन एक तरीकाकार ये भी है कि प्रॉपर्टीज की प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ जाएगा। यहां तक हो गया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। अच्छा, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पहले आप लोग अब देख लें। इसकी जो इंक्रीज कर दी है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स अप टू 80% इन 56 पाकिस्तानी सिटीज। यहां पर हम आप आते हैं बिल्कुल सादा तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा जब आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, ठीक है, अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस रहा हो तो वहां पर क्या होता है, दो रेट होते हैं। दो रेट होते हैं। एक रेट वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा जाता है। खास तौर की बार बार बात ये वहां पर हो रही है जहां पर आप आम इलाकों के अंदर जमीन परचेज करते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर नहीं। वैसे तो वहां डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक रेट मेंशन किया जाता है जिसको हम लोग सरकारी रेट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट वो होता है जिसमें हम लोग पेमेंट करते हैं और उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक प्लॉट खरीदा जिसकी प्राइस थी 4 लाख रुपए एक मरले की। ठीक है, 4 लाख रुपए एक मरले की। लेकिन जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स या बनवाएंगे या स्टाम्प पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर राइटिंग करेंगे तो आप लोग 4 लाख रुपए नहीं लिखते वहां पर, आप वहां पर लिखते हैं जो सरकारी रेट है। और सरकारी रेट जो है वो तकरीबन अगर एक प्रॉपर्टी 4 लाख की है तो उसका जो इसको हम सरकारी रेट बोलते हैं वो तकरीबन 2 लाख समथिंग होगा, और बकाया पैसे जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं आते। फिर जब ये रेट फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपया लिख दिया जाता है तो जो टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को वो इस 2.5 लाख के हिसाब से दिया जाता है, ना कि 4 लाख के हिसाब से। तो असल में जो लेन देन हुआ वो 4 लाख के हिसाब से हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को 2.5 लाख के हिसाब से आपने टैक्स देना है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये एक इनफॉर्मल कह सकते हैं इकोनॉमी जो है कि चल रही है, जिसमें असल में तो जो कारोबार हो रहा होता है वो करोड़ों का हो रहा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लाखों का होता है। और ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है इसके ऊपर आपने क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है अगर आप लोग कहीं में जैसे बहरिया है या वहां पर लेते हैं तो वहां पर जो है सिनेरियो डिफरेंट होगा। वहां पर जो है रेट्स अक्सर वही मेंशन किए जाते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं जिनमें आप लोग लेन देन करते हैं। तो ये जो चीज है ना बेटा, ये चीज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, दैट इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट प्राइस इसमें डिफरेंस होता है। और एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं। लाहौर में ऑरेंज लेन ट्रेन बनी। ऑरेंज लेन ट्रेन जब बनती है लाहौर के अंदर तो फिर क्या होता है, फिर वहां जहां जहां से ऑरेंज लेन ट्रेन ने गुजरना था तो वहां वहां पे जो मेन के ऊपर दुकानें थी उनकी तोड़ फोड़ होनी थी। अब वहां पर अगर आप मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी परचेज करें तो फी मरला जो है वो लाखों बल्कि करोड़ों के पास उसकी प्राइस जा चुकी होगी। ठीक है, 25-30 लाख चले लगा लें, ज्यादा नहीं तो ठीक है। अब 25-30 लाख बल्कि इससे ज्यादा होती है प्राइस, लेकिन गवर्नमेंट ने जब पैसे दिए उसने सरकारी रेट से दिए जो कि बहुत कम था। तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं ताकि आगे हम अपने मेन डिबेट के ऊपर जाएं। तो मैं इसमें यही है, आप अपने जहन में रख लें कि जो सरकारी रेट है वो मार्केट रेट से प्रॉपर्टी का बहुत कम होता है, मार्केट के अंदर रेट बहुत हाई होता है। बट
टैक्स से बचने के लिए जो सरकारी रेट है हमेशा वही मेंशन किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, पता तो गवर्नमेंट को भी है, वो कहती है चलो फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं अब क्या कर देती हूँ, मैं जो प्राइजेज हैं वो बढ़ा देती हूँ। यानी कि अब मैं प्रॉपर्टी, पहले मैं कहती थी ये 2.5 लाख रुपए है, आप कहते थे 4 लाख है, तो मैं भी अब कहती हूँ चलो 4 लाख है, सरकारी रेट ही 4 लाख है, तो फिर 4 लाख के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 80% जो है इंक्रीज किया है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने। अब जब इस तरह से बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो फिर टैक्स भी बढ़ेगा। समझ आ रही है असल जो गेम है? हाँ यही है। काम क्यों किया है? ताकि टैक्स जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके, ठीक है ना। बहरहाल ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं अब 80% बढ़ाने जा रहे हैं, ये डिपेंड अपॉन द लोकेशन उसकी क्या है प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, टाइप क्या है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, डोमेस्टिक है, कौन सी है। तो इस तरीके से जो है वो काम करने जा रहे हैं ताकि जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो रियल स्टेट की उसके दरमियान और जो मार्केट प्राइस है जो सरकारी रेट है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको खत्म किया जा सके। चलिए, तो मार्केट वैल्यू जो है वो अक्सर कहता है हाई होती है, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट्स उससे अक्सर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो रह जाती है। सेलर और बायर जो होते हैं वो टैक्स जो है वो पे नहीं करते, ठीक है, टैक्स से अपने आप को बचा लेते हैं। एफबीआर ने अब क्या किया है, उसने क्या है कि अब टैक्सेशन को मेथड को बेहतर करने के लिए अब हम जो प्रॉपर्टी की प्राइजेज हैं वो हम मार्केट के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे कुछ अर्बन सेंटर्स के अंदर, ठीक है ना। और इसमें लेकिन वो राइटर कहता है लेकिन इसमें अभी गवर्नमेंट ये करने तो जा रही है बट गवर्नमेंट को बड़ी समझ लो हर्डल्स हैं, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लॉबीज हैं, जैसे आपके सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, ज्यादातर तो प्रॉपर्टीज यही परचेज और सेल करते हैं ना, तो ये फिर इतनी जल्दी गवर्नमेंट को ये काम करने नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई है वो कहती है कि वैसे पाकिस्तान के अंदर अगर प्रॉपर्टी से के लेन देन से जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ना टैक्स की शक्ल में, वो तकरीबन 600 बिलियन टू 700 बिलियन रुपीस जो है वो जनरेट हो सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट की प्राइस का डिफरेंस है गवर्नमेंट के साथ, तो इससे तकरीबन अभी तक सिर्फ 200 बिलियन रुपीस टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक हो गया जी। आगे जी कहते हैं क्यों एफबीआर जो है अभी तक इफेक्टिवली जो है ये टैक्स के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी, तो उसमें वो कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक सबसे बड़ा मसला है। और फिर दूसरा बड़ा मसला जो आप लोगों ने एग्जेप्शन दी हुई है, जैसे कि मिलिट्री के लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग, ये अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो इनको या सेल करते हैं तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो प्लॉट्स की फाइल है ये एक हाथ से दूसरे हाल बेच दी जाती हैं लेकिन विदाउट टैक्स, ठीक है। फिर बेनामी प्रॉपर्टीज वो परचेज की जाती हैं, तो इस तरीके के मामलात के अंदर जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से एफबीआर जो है वो नाकाम हो चुका है इस मामले के अंदर। और बेनामी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेनामी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि लेने वाला कोई और नाम किसी के ऊपर कर दे, असल जो ओनर है वो छुपा रहता है। ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, बाकी यहाँ से आपको बता देता हूँ। सादा अल्फाज में बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज, ये सादा अल्फाज में हमारे जो है, गुस्सा ना कीजिएगा अगर किसी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है रिलेशन है, तो आपने फील नहीं करना, आपने चीज़ों को समझना है। जैसे कि पनामा केस आता है और उसके बाद जो है पनामा लीक्स थी, आई थिंक सो पनामा लीक्स थी, तो उसमें बताया गया जो जैसे रियल ओनर जो है वो अपना नवाज शरीफ साहब है, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रियल ओनर्स थे, ये उनका बेटा है, इन्होंने प्रॉपर्टी इसके नाम पे परचेज कर दी और ये हो जाती है बेनामी प्रॉपर्टी। यानी कि जो असल ओनर है, जो असल पैसे पे करता है, वो अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लेता। और ये ज्यादातर एक्टिविटी की जाती है ब्लैक मनी को क्या करने के लिए, वाइट करने के लिए या सेव करने के लिए। बहरहाल राइटर कहता है कि अभी जो एफबीआर ने जो ये लिया है ना एक्शन, कि हम लोग जो है अपना इस तरीके से ये काम कर लेंगे, तो कहता है ये काम होने वाला नहीं है, इससे रेवेन्यू बूस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज जब है ही नहीं तो आप उससे टैक्स कैसे लेंगे, ठीक है ना। बहरहाल
ये थोड़ी सी बातें थी, जो न्यूज़ थी उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। अब मैं इसको पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाता हूँ। तो पेपर पर्सपेक्टिव में बेटा इकोनॉमी का आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज होती है कि टैक्स की कलेक्शन, और टैक्स की कलेक्शन करता है एफबीआर। तो एफबीआर जो है वो प्रॉपर्टीज से जो टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स वैसे तो प्रोविंसेस वाइज कर दिया गया है। प्रोविंस जैसे कि अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब में जो आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ना, तो वो आपका जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर कलेक्शन कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जैसे अगर आप बहरिया में हैं या किसी और सोसाइटीज में हैं तो यहाँ पर वो कर रहा है। लेकिन अभी तक जो है रियल एस्टेट के ऊपर फिलहाल अभी तक प्लान किया जा रहा है कि रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाए, जिसको अभी तक लगाया नहीं जा सका। बहरहाल आप पेपर के अंदर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो है एफबीआर का, टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और बेहतर ये कैसे होगा? अगर आप टैक्स नेट को पहले बढ़ाएंगे, ज़्यादा लोगों से टैक्स लेंगे। दूसरा, जो एरियाज हैं जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे कि रियल स्टेट है, इनको भी टैक्स, इनसे भी टैक्स लेंगे। अब मैं जब एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो इसमें यह ना महसूस कीजिएगा कि आम इंसान जिसकी 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ या 10 एकड़ जमीन है उससे टैक्स लेना है, नहीं बेटा। इसमें एकड़ नहीं हेक्टर्स के मालिक हैं, और कई कई हजार हेक्टर्स के मालिक हैं, जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े, उनकी बात की जाती है जिनकी जो इनकम है वो करोड़ों अरबों के अंदर होती है, ठीक है। बड़े पैमाने के ऊपर बात की जाती है। इन द सेम फैशन रियल एस्टेट है, फॉर एग्जांपल है, तो रियल एस्टेट में एक आम इंसान जिंदगी में बड़ी मुश्किल से एक दफा ही घर खरीदता है। अगर वो एक दफा घर खरीदता है, उसने उस वहां उसके ऊपर दे दी जो टैक्स है, बात खत्म हो गई। लेकिन जो टाइकून्स हैं उनका तो काम ही ये है, वो तो आए रोज प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनका तो बिजनेस है। तो अगर जब आप टैक्स लगाएंगे तो फिर वो मुश्किल मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अब मैं, अब कौन है जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट चला रहा है? बहरिया के पीछे कौन है? डीएचए के पीछे कौन है? अस्करी के पीछे कौन है? यू नो वेरी वेल कि हु इज रनिंग दीज ऑल एक्टिव, तो कौन चला रहा है। तो इस तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ये टैक्स वगैरह लगे, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही यही है। ठीक हो गया जी। बहरहाल इकोनॉमी को बेहतर करना है तो टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा। हिटिंग अ वॉल क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, वही पोलियो की बात कर रहा है कि पाकिस्तान पोलियो से जान छुड़ाने में फेल हो चुका है, ठीक है। ये पोलियो आपको पता ही है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं फिजिकली प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होते अगर आप पोलियो के वायरस का शिकार हैं। पाकिस्तान वो है पोलियो फ्री करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, बट स्टिल वी आर फेसिंग दैट वन, क्योंकि आए रोज जो है पोलियो के केसेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस एडिटोरियल की खास बात यह है कि इसने इधर उधर की नहीं मारी, इसने सीधा दो बातें की हैं जो कि इस पोलियो को खत्म नहीं जिसकी वजह हो रहा। मैं बहरहाल आपके साथ तीसरी भी ऐड कर दूंगा, इसने दो डिस्कस की, ठीक है। बहरहाल चलें जी। पोलियो कहता है कि क्या है जी, नंबर 1 तो है सिक्योरिटी उन लोगों की जो पोलियो की टीम का हिस्सा होते हैं, जो पोलियो के कतरे पिलाते हैं, और प्लस जो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। दूसरी चीज, अब कई लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे पिलाना ही नहीं चाहते। ये दो मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। और ये क्यों है? ये मसला है सिक्योरिटी का, और ये मसला है मिसट्रस्ट का, ट्रस्ट नहीं है लोग। ठीक हो गया जी। तो राइटर कहता है यही दो ऑब्स्टेकल हैं। पहला जैसे उसने बताया सिक्योरिटी का मसला है, तो सिक्योरिटी का मसला इस तरह हल हो सकता है। अब मैं रियलिस्टिक पहले आपके साथ बात करता हूँ। रियलिस्टिक बात यह है कि जो पोलियो वाली टीम होती है ना, उसके साथ जो है किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जा भाई इनके साथ चला जा। अब वो ड्यूटी वाला जो पुलिस वाला है उसकी ट्रेनिंग का लेवल क्या है वो नहीं पता, ठीक है। सॉरी टू से, बिकॉज मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट से पर्सनली गुजर चुका हूं, हर पुलिस ऑफिसर वेल ट्रेन नहीं होता, ये भी जहन में रखिएगा। और कई दफा तो इनके साथ जिनकी ड्यूटी लगा दी जाती है वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो अभी ट्रेनिंग करके, अंडर ट्रेनिंग का लफ्ज मैं गलत यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के अंदर जो होता है
आप लोगों ने एक रिक्रूटी, जिसे लफ्ज रिक्रूटी बोला जाता है, लेकिन रिक्रूटमेंट बेसिकली वर्ड होता है। रिक्रूटमेंट का कोर्स करना होता है। रिक्रूटमेंट के कोर्स करने से पहले आप पुलिस लाइन में रहते हैं और वहां पर वैसे तो आपसे सिविल ड्यूटीज ली जाती हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के काम भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है। फिर उनकी जो वेपन्स उनको दिए जाते हैं, दे आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी कई दफा चलते हैं, कई दफा नहीं चलते। दी आर द रियलिस्टिक इश्यूज इन पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फिर इस तरह के बंदों को जब आप बेचते हैं, तो इनके ऊपर जब टेररिस्ट अटैक करते हैं तो वो फुली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो फिर पोलियो की टीम वाले भी मरते हैं, खुद भी ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों की जानों का जाया होना, पोलियो वालों की जान जो है वो भी चली गई, साथ में दूसरे की भी चली गई। तो इसका हल ये है कि ट्रेन्ड और काउंटर टेररिज्म वाले जो बंदे हैं, जो वेल ट्रेन है इस चीज के लिए, उनको साथ ड्यूटी पे भेजा जाए। एक काम तो ये किया जाए। अगर ये नहीं गवर्नमेंट कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जो काउंटर टेररिज्म वाले हैं, फिर वहीं पर बात आ जाती है कि है सेल यहाँ पर काउंटर टेररिज्म का, और पंजाब के अंदर जो स्पेशल तौर पर कॉरपोरल कॉरपोरल के स्केल के बीपीएस 9 होता है इनका, आई थिंक सो, इनको भर्ती किया जाता है। और इनकी जो काउंटर टेररिज्म अलाउंस है बीपीएस 9 सैलरी के अलावा, वो 54,000 था पहले, अब चेंज बढ़ चुका हो मुझे पता नहीं है। तो दे आर एक्सपेंसिव, सो मच एक्सपेंसिव। तो अगर इनको गवर्नमेंट नहीं बेच सकती, तो कम से कम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग करवा के इनके साथ अटैच किया जाए, स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाए। तो इसका हल तो ये है। दूसरा मसला है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, और ये सिंध में खास तौर पर हो रहा है, जहां पर तकरीबन 85% लोगों ने कहा कि हमने पोलियो के कतरे पिलाने ही नहीं है। और ये गांव वगैरह में नहीं हुआ, शहरों में जैसे कराची वगैरह में हुआ है। अब लोग क्यों नहीं पिलाते, इसकी है मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स हैं। मिथ का लफ्ज जो होता है, अक्सर बोला जाता है, या आप कह सकते हैं कि झूठी कहानियां, जस्ट लाइक दिस है, ठीक है, जिसकी कोई लॉजिक ना हो, जिसकी रियलिस्टिक बेस ना हो। तो इसमें ये कहा जाता है पाकिस्तान में कि जनाब ये जो वैक्सीन है ना, इसके अंदर जो जरासीम है या जो भी इसके अंदर मादा है, ये जो सूर होता है, पिग होता है, उसका इन्होंने बना के बनाया होता है। तो इससे इनफर्टेलिटी हो जाती है। इनफर्टेलिटी यानी कि अगर बच्ची पिएगी तो वो माँ नहीं बन सकती, अगर बच्चा पिएगा तो वो बड़ा होके बाप नहीं बन सकता, उसकी जो स्पर्म्स वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो ये एक बड़ा ही मिसट्रस्ट बना हुआ है। तो इस चीज को अब जो कलर्जी है लफजपुर, यानी कि जो आपके इमाम हैं, आपके जो मुसलमानों के जो मसाजिद के इमाम हैं, उलमा इकराम हैं, वो अब इस मसले को हल कर सकते हैं कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि इस तरह होता है, इसको हल कर सकते हैं। तो उलमा को शामिल करना पड़ेगा वैक्सीनेशन कैंपेन के अंदर। जुम्मे वाले दिन जब खताब होता है, तब उलमा इकराम जो है इसके ऊपर बताएं कि इस्लाम क्या कहता है इसके ऊपर और उनकी हकीकत क्या है। तो पोलियो वैक्सीन सेफ है, लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाएं, तो फिर ही लोग जो है ये पोलियो की वैक्सीन पिएंगे, वरना नहीं पिएंगे। तो ये दो चीज़ें उसने आपको बता दी, एक तो ये जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा सिक्योरिटी का। अब तीसरा इशू बेटा एक भी है, और भी है, और वो है ये आपका हमसाया मुल्क अफगानिस्तान। ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में से पोलियो के खत्म ना होने की। अब ये कैसे है, ये भी आपको बताता हूँ। पहले राइटर ने क्या लिखा वो सुन ले। दूसरा राइटर कहता है गवर्नमेंट को ना एक कंपेन करनी चाहिए मीडिया के ऊपर, ताकि वो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन के बारे में, इसको खत्म कर सके, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा ली पोलियो से, लेकिन दुनिया के अंदर दो ही मुल्क रह गए जहां से पोलियो खत्म नहीं हो रहा, एक है पाकिस्तान और दूसरा है आपका अफगानिस्तान। तो अब प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान में तो आप उलमा कराम को डाल लेंगे बीच में, लोगों को समझाएंगे, लोग जो है चलें जी मान जाते हैं, हम पोलियो को खत्म कर लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का क्या करेंगे, तालिबान का क्या करेंगे, और फिर वहां अगर वायरस रहा, तो जब वो ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपकी ड्यूरन लाइन क्रॉस करते हैं, तो वहां से फिर वायरस फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में से पोलियो उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान में से ना खत्म हो जाए। सो पोलियो हेल्थ का इशू आपने डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और मेन जो तीन इश्यूज थे जिसकी वजह से ये हो रहा है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक हो गया जी। खुरम वायलेंस, खुरम वायलेंस क्या है सुन लीजिए। ये एक ट्राइबल एजेंसी है, आपको पता ही है। तो वहां पर वायलेंस हो रही है, सेक्टेरियनिज्म को लेकर, लैंड को लेकर, टीटीपी को लेकर, लोगों की वहां पर जिंदगी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ठीक है। ये इसके अंदर डिस्कस करेगा। बेटा ये पहले था फाटाक एरिया, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे, इसके अंदर 7 जो थी एजेंसीज थी,
ठीक है। और अब इसको केपेकी के साथ से आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको मर्ज कर दिया गया। पहले इनको हम कबायली इलाका जात कहते थे और ये जो है करम एजेंसी, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस इलाके की। ठीक है, ये वाला करम एजेंसी और पाराचीनार। अब यहाँ पर राइटर कहता है क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन, इसकी बात वो करने जा रहा है। तो कहता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। यहाँ पर वो कहता है कि ये जो रोड है ना, पारा चिनार रोड, इसको बंद कर दिया गया पिछले 3 वीक से। और सेक्टेरियल बैलेंस की वजह से हुआ, जिसकी वजह से काफी वहां पर जाने चली गई हैं। ठीक हो गया। और अभी एक और काम भी हुआ है कि एफसी के जो जवान है वहां पर कई शहीद हो गए हैं। और उसमें बताया गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने टेररिस्ट अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एफसी होती है, फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं इस बॉर्डर के ऊपर ना, तो एफसी वाले इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनके जवान शहीद हुए हैं टीटीपी की वजह से। बहरहाल राइटर कहता है कि कुछ दो ट्राइब्स हैं, दो कबीले हैं जिनके दरमियान जमीन का झगड़ा है। उस जमीन के झगड़े की वजह से ये सारे मामला हुए हैं, तो सेक्टेरियन मसला भी है। तो ये जो दोनों जमीन का झगड़ा और सेक्ट का झगड़ा, ये चीजें मिल मुल के ना काफी वहां पर डिस्टर्बिंग बनी हुई है। तो लैंड कमीशन हालांकि है लेकिन फेल हो गया है। और इस मामले के अंदर वहां पर जो आम लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन है, वो बड़ा सफर कर रही है। वो बाकी कंट्री से कट ऑफ हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने रोड बंद कर दिया हुआ है। स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट वहां पर जो इनका लैंड का झगड़ा है उसको खत्म करवाए। डी वेपनाइजेशन वैसे होना चाहिए था। डी वेपनाइजेशन जो ड्राइव करवाए वहां पर, वेपनाइजेशन को खत्म किया जाए। और साथ में जो ट्राइबल एल्डर्स हैं और उलमा इकराम हैं, वो अपना रोल वहां पर अदा करें और ये जो है ना इन जमीनी मामला को वहां पर हल करवाएं। और टेररिस्ट जो ग्रुप्स वहां पर हैं उनसे, उन इलाकों से उनकी जान छुड़वाएं। तो यही चीजें थी कि खुरम एजेंसी के अंदर क्या हो रहा है, वायलेंस हो रही है सेक्टेरियनिज्म की वजह से, टीटी की भी वजह से और लैंड की डिस्प्यूट की वजह से। तो ये जो है रिट ऑफ द स्टेट जो है वो चैलेंज की जा रही है बाय दिस टीटी। ठीक है, टेररिज्म वहां पर फिर एक्सपैंड होगा। तो इस चीज को हम लोगों को काउंटर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो ना बढ़े। बाकी बेटा ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इशू हो आप जो है फोकल पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आप उसके साथ बात कर सकते हैं। बाकी ये जो आपके ओपिनियंस है इनका आप लेक्चर जरूर सुने, 1 महीने के लें, उनको सुने समझे एंड फील द डिफरेंस। और अगर आपको लगे, और आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये चीजें ना तो नोट्स में मिलेंगी आपको और ना ही इनको आपको बुक्स में मिलेंगी। और जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि आप खुद से इनको रीड करके समझ सकें, तब आप तक आपके लेक्चर सुन सकते हैं। एंड जैसे ही यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड देम, तो फिर आप इनको खुद से अपना काम करना शुरू कर दें। और बाकी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी जरूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज विदाउट इंग्लिश ऐसे राइटिंग यू कैन नॉट पास इट। ये एक रियलिटी है। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।